हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की आपकी क्लास है यूपी सुपर टेट की साइकोलॉजी की यानी मनोविज्ञान की। इसमें आपकी एक क्लास हो चुकी है, आज इसकी दूसरी क्लास है। और ये जो बुक है वो आपकी रोहित वैद्वान सर की, जिनका चैनल अध्ययन मंत्रा है, उनकी बुक है ये। और अच्छी बुक है, आपके सुपर टेट के लिए अच्छी है। तो इसमें आपकी एक क्लास हो चुकी है व्यक्तित्व भिन्नता, और दूसरी आज है बाल बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें आपकी एक क्लास हो चुकी है व्यक्तित्व भिन्नता, और आज इसकी दूसरी क्लास है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दूसरा चैप्टर है आपका बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले है परिचय। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से मृत्यु तक किसी न किसी रूप में निरंतर चलती रहती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है, परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा में इसे बाल विकास कहा जाने लगा है। अब नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का ऐतिहासिक परिदृश्य। तो इसमें सबसे पहले है प्राचीन काल में प्लेटो ने सबसे पहले रिपब्लिक में लिखा। प्लेटो की जो बुक थी रिपब्लिक में लिखा कि बाल्यावस्था में दिए गए प्रशिक्षण का प्रभाव बालक की व्यावसायिक दक्षताओं पर पड़ता है। 17वीं शताब्दी में जॉन एमॉन्स कमेनियन से 1628 ईस्वी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की और बालक की क्रियाओं पर बल दिया। 18वीं शताब्दी में जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो ने बालकों के अध्ययन पर विशेष बल दिया। 1774 ईस्वी में पेस्ट्रोलॉजी, उन्होंने सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया, बेबी बायोग्राफी पर आधारित। नेक्स्ट है 1787 में टाइडमैन, जो जर्मनी के थे, इन्होंने अपने बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास का निरीक्षण कर केस स्टडी यानी जीवन इतिहास विधि तैयार की। अगला है 19वीं शताब्दी, स्टैनली हॉल ने, अमेरिकी थे ये, और उन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन के जनक चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और 1891 ईस्वी में स्टैनली हॉल ने पेडागोजिकल सेमिनरी का संचालन करवाया। नेक्स्ट है कि बाल अध्ययन आंदोलन के जनक स्टैनली हॉल। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि बाल मनोविज्ञान नियामक न होकर विधायक विज्ञान है। इसमें बालक के व्यवहार के संदर्भ में क्या, क्यों, कैसे का जवाब दिया जाता है। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान की परिभाषा। सबसे पहले क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। नेक्स्ट परिभाषा है जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक के बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है आइजैक, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालकों में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। नेक्स्ट है वंशाक्रम एवं वातावरण। तो इसमें मानव विकास में जितना वंशक्रम का योगदान होता है उतना ही वातावरण का भी होता है। ये दोनों कारक बाल विकास के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि एक पक्षी के उड़ने के लिए उसके दोनों पंख। सबसे पहले है वंशक्रम, हेरिडिटी। तो वंशक्रम का मूल आधार कोश है यानी सेल है। कोश द्वारा ही मानव शरीर का निर्माण होता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोश के केंद्र में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों में आनुवंशिकता के संवाहक जीन पाए जाते हैं। जीन संततियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होते रहते हैं। इसी प्रक्रिया को वंशक्रम कहते हैं। अगली है वंशक्रम की परिभाषा। तो सबसे पहली परिभाषा जेम्स ड्रेवर ने क्या दी। तो उन्होंने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण ही वंशक्रम कहलाता है। दूसरी बी एन झा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वुडवर्थ, बालक के जन्म के समय माता पिता में उपस्थित गुणों का संतानों में स्थानांतरण ही वंशक्रम कहलाता है। अगले हैं वंशक्रम के सिद्धांत। सबसे पहले बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। प्रतिपादक वाइसमैन है। इन्होंने कहा कि शरीर का निर्माण करने वाले मूल जीवाणु कभी नष्ट नहीं होते। दूसरा है अंडाणु एवं शुक्राणु के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तीसरा है एक व्यक्ति अपने पूर्वजों का प्रतिरूप होता है। और अगला है कि वाइसमैन के अनुसार शरीर में दो कोष होते हैं। कौन से? दैहिक कोष और लैंगिक कोष। अगला दूसरा जो सिद्धांत है वो है अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत।
अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत में सबसे पहले डार्विन ने मछली प्लस मेंढक का प्रयोग किया और अर्जित गुणों का वितरण। लेमार्क ने जिराफ की गर्दन में प्रयोग, उपयोग से वृद्धि, अनुप्रयोग से ह्रास। अगले हैं हैरिसन। हैरिसन ने कीट पतंगों पर प्रयोग, अर्जित गुणों का स्थानांतरण। मैकडूगल ने चूहों पर प्रयोग, अर्जित गुणों का वंशानुक्रमिक स्थानांतरण। तीसरा है अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। प्रतिपादक वाइसमैन है और इन्होंने बताया कि वातावरण से अर्जित गुणों का प्रभाव उत्पन्न होने वाली संतानों पर नहीं पड़ता। दूसरा है वाइसमैन ने इसे सिद्ध करने हेतु चूहे की पूंछ काटकर प्रयोग किया और पूंछ कटे चूहों की संतानों में पूंछ पूरी पाई गई। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये मेंडलवाद ने दिया। प्रत्यागमन का सिद्धांत मेंडलवाद, प्रतिपादक ग्रेगर जॉन मेंडल है। प्रत्यागमन संतानों में माता पिता से विपरीत लक्षणों का प्रकट होना। उदाहरण है लंबे माता पिता को संतान का बौना पैदा होना और काले माता पिता के गोरी संतान का पैदा होना। मेंडल के अनुसार माता पिता में दो प्रकार के सूत्र होते हैं, जागृत सूत्र माता पिता से संबंध और सुप्त सूत्र पूर्वजों से संबंध। अगला पॉइंट है मेंडल ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन दो प्रयोगों पर किया, छोटी मटर बड़ी मटर का प्रयोग और सफेद चूहे काले चूहे का प्रयोग। अगला सिद्धांत है उत्पाद सूत्र की निरंतरता का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक गाल्टन है और गाल्टन ने कहा गाल्टन ने माता पिता में उपस्थित सूत्र पीढ़ी दर पीढ़ी 50-50 के अनुपात में संतानों में स्थानांतरित होते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब है बाल विकास पर वंशक्रम के प्रभाव। सबसे पहले है शारीरिक संरचना का प्रभाव, कद, वजन, रंग रूपी आकृति आदि में। मानसिक विकास का प्रभाव, बुद्धि, स्मरण शक्ति, कल्पना में। सामाजिक विकास पर प्रभाव, सामाजिक व्यवहार, मिलनसारता में। व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव, स्वभाव, चरित्र, आदतें और क्रियाशीलता पर प्रभाव, कार्य क्षमता और कुशलता में। नेक्स्ट है वातावरण। ये आपका वंशक्रम था। दूसरा है वातावरण। इसमें परिभाषा है। सबसे पहले परिभाषा है, सामान्य अर्थ है वायुमंडल में उपस्थित भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का वह संगठन जो मानव जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता हो, वातावरण कहलाता है। रॉस के अनुसार वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। दूसरा है वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय व्यक्ति को प्रभावित किया। अगला है बेल्ड व्यक्ति का वातावरण उन सभी उत्तेजनाओं का योग है जिनको वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है और वातावरण को पर्यावरण भी कहा जाता है। वातावरण के प्रकार हैं, तंत्रिका तंत्र, भौतिक वातावरण, ये आंतरिक वातावरण है इधर, और इधर बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। तो आंतरिक वातावरण में तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वंशक्रम या वंशसूत्र, कोशारस और रक्त कणिका। बाह्य वातावरण में भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। नेक्स्ट है अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले अवृद्धि है कि बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला वह परिवर्तन जिसका मापन संभव हो, अवृद्धि कहलाते हैं। अवृद्धि में लंबाई, वजन का बढ़ना, पैर की हड्डी का बढ़ना, सिर के आकार में परिवर्तन आदि शामिल है। इसकी परिभाषाएं हैं। सबसे पहले फ्रैंक के अनुसार गर्भावस्था में भ्रूण निर्माण के पश्चात जन्म होने तक उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं अवृद्धि कहलाते हैं। सोरेनसन ने बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य परिवर्तन जिसका मापन संभव हो, अवृद्धि कहलाते हैं। जॉन डीवी के अनुसार अवृद्धि स्वयं होती है, उसे बाहर से लाया नहीं जा सकता। और हरलॉक के अनुसार लंबाई, वजन का बढ़ना, सिर के आकार में परिवर्तन वृद्धि है, परंतु इनका संगठित रूप विकास कहलाता है। अवृद्धि की मुख्य विशेषताएं, सबसे पहले है अवृद्धि की निश्चित दिशा व क्रम होता है। दूसरी है अवृद्धि का मापन संभव होता है, यह एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तीसरी है वृद्धि पर वंशक्रम का प्रभाव पड़ता है और तीसरी है यह एक संकीर्ण अवधारणा है। अगला है विकास, डेवलपमेंट। तो बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तन जिसका मापन संभव ना हो, विकास कहलाता है। उदाहरण है, एक बगीचे का माली कहे कि आम के पेड़ की वृद्धि हुई लेकिन विकास नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि पेड़ लंबाई, चौड़ाई, पत्तियों, डालियों में वृद्धि हुई लेकिन फल फूल नहीं लगे। मनुष्य की लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि इक्वल टू अवृद्धि, परंतु परिपक्वता आना इक्वल टू विकास। इसकी परिभाषाएं हैं। सबसे पहले है मनोवैज्ञानिक हैं जॉन डीवी। इनके अनुसार
शरीर में किसी अंग में होने वाला परिवर्तन और वृद्धि समय के प्रभाव से होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। हरलॉक के अनुसार विकास के फलस्वरूप व्यक्ति नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं प्रकट करता है। मुंडो के अनुसार विकास गर्भावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर करने वाली प्रक्रिया है। जीन पियाजे और ब्रूनर के अनुसार बालक बालिकाओं को विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है मेरिडिथ ने कहा कि अवृद्धि का प्रयोग केवल आकार में वृद्धि के लिए और विकास का प्रयोग विशिष्टीकरण के अर्थ में किया जाता है। नेक्स्ट है विकास की मुख्य विशेषताएं। विकास की मुख्य विशेषता में सबसे पहले है विकास गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों प्रक्रिया में होता है। इसकी निश्चित दिशा व क्रम नहीं होता, इसका मापन संभव नहीं होता, यह एक बहुकोशी या बहुआयामी प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विकास में अवृद्धि निहित होती है और यह व्यापक अवधारणा है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवृद्धि तथा विकास में अंतर। तो इधर है अवृद्धि और इधर है विकास। अवृद्धि संकीर्ण अवस्था अवधारणा है। अवृद्धि में प्राणी विशेष में कुछ निश्चित परिवर्तन होते हैं, मापन संभव है। और वृद्धि विकास की प्रक्रिया है। और विकास में व्यापक अवधारणा है, सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन होते हैं, मापन असंभव है। और विकास में अवृद्धि निहित है। अवृद्धि आकार में परिवर्तन ही अवृद्धि है। अवृद्धि एक कोशीय प्रक्रिया है। अवृद्धि मात्रात्मक है। अवृद्धि वंशक्रम का प्रभाव अधिक है। अवृद्धि स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये निश्चित दिशा व क्रम में होती है। लेकिन विकास विशिष्टीकरण की प्रक्रिया है। विकास बहुकोशीय प्रक्रिया है, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों है। वंशक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव विकास पर पड़ता है। विकास जटिल प्रक्रिया और विकास निश्चित दिशा व क्रम में नहीं होता। अब है विकास के प्रमुख नियम, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले विकास की निरंतरता का नियम। तो विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। दूसरा है विकास की समानता का नियम। विकास की क्रम निश्चित होती है, सभी बालकों में समान। विकास के परस्पर संबंध का नियम, एक क्षेत्र का विकास दूसरे पर प्रभाव डालता है। दूसरा है विकास की व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। प्रत्येक बालक का विकास अपनी गति से होता है। नेक्स्ट है एकीकृत या केंद्रीकरण का नियम। तो विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। अगला है मस्तकोद्धोमुखी नियम। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। अगला है सामान्य से विशिष्टता का नियम। सबसे पहले सामान्य क्रियाएं फिर विशिष्ट क्रियाएं। नेक्स्ट है विकास की भविष्यवाणी का नियम। तो वर्तमान विकास में भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला है बाल विकास के आयाम या प्रकार। बाल विकास के आयाम या प्रकार में सबसे पहले है मानसिक विकास। मानसिक विकास वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कर वातावरण का शिकार होने से बचता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि 5 वर्ष के बालकों का मानसिक विकास 90% तक हो जाता है। सर्वाधिक व तीव्र गति से मानसिक विकास शैशवावस्था में होता है और 12 वर्ष की आयु में भाषी विकास पूर्ण हो जाता है। 16 वर्ष की आयु में मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। परिभाषाएं हैं। गुड एनएफ के अनुसार बालक बालिकाओं का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास प्रारंभिक 3 वर्षों में हो जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष का बालक प्राय अर्ध स्वप्न की दशा में रहता है। नेक्स्ट है मानसिक विकास का क्रम। तो एक माह में कितना विकास, मानसिक विकास की उपलब्धि, एक तरफ है आयु, एक तरफ है मानसिक विकास की उपलब्धि। तो एक माह में आवश्यकता पूर्ति के लिए आवाज करता है। दूसरे माह में ध्वनि या चमकीली वस्तुओं की ध्यान आकर्षित करता है। तीसरे माह में अपनी माँ को पहचानने लगता है। चौथे माह में अपने नाम को समझने लगता है। छठवें माह में अपने परिचितों को देखकर मुस्कुराता है। 8वें में अपनी पसंद की वस्तु को जमीन से उठाने लगता है। 10 माह में अपने परिवार के आसपास का वातावरण समझने लगता है। 12 माह में छोटे छोटे अनुकरण करने लगता है एवं 1-2 अक्षर के सार्थक शब्द बोलने लगता है। नेक्स्ट है 18 माह में अपनी पसंद की वस्तुओं को संकेतों से मांगने लगता है। 24 माह में नाम पूछने पर नाम बताना व शरीर के अंगों के नाम बताने लगता है। 36 माह यानी 3 वर्ष में 4 से 5 अक्षरों के खंड एवं 1 से 7 तक गिनती बोलने लगता है। 4 वर्ष में 1 से 10 तक की गिनती, 5 से 7 अक्षरों के शब्द बोलने लगता है। 5 वर्ष में इंद्रधनुष के रंगों के नाम बताने लगता है। 6 वर्ष में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध बोलने लगता है।
और 7 वर्ष में छोटी छोटी कहानियां कविताएं बोलने लगता है। 8 वर्ष में अपने जीवन की सामान्य समस्याओं का समाधान स्वयं करने लगता है। 9 वर्ष में गणित की सरल प्रक्रियाएं हल करने लगता है। 10 वर्ष में गणित की जटिल प्रक्रिया हल कर सकता है और 12 वर्ष में भाषा भाषा विकास पूर्ण हो जाता है। ये था आपका मानसिक विकास का क्रम। नेक्स्ट है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। तो गर्भावस्था के प्रारंभ एवं वृद्धावस्था की समाप्ति के बीच घटने वाली शारीरिक व एवं दैहिक परिवर्तनों की संपूर्ण श्रृंखला शारीरिक विकास कहलाते हैं। ये मेरिडिथ की परिभाषा है। और शैशवावस्था में शारीरिक विकास, तो गर्भावधि में 280 दिन या 9 माह 11 दिन। नवजात शिशु की उम्र 0 से 30 दिन या 2 सप्ताह। नवजात की लंबाई 19 से 20 इंच। 3 माह के बालक की लंबाई 21 इंच। 5 वर्ष के बालक की लंबाई 101 सेंटीमीटर या 30 से 40 इंच। नवजात का वजन 3 किलो या 7 से 8 पाउंड। 5 वर्ष के बालक का वजन 15 से 16 किलो। नवजात के मुंह में दांतों की संख्या 20 आंतरिक। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270। ये आपका बहुत बार पूछा हुआ है पेपर में। नवजात की श्वसन क्रिया 45 मिनट। नवजात के सिर का वजन 350 ग्राम। 5 वर्ष के बालक की हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट और 5 वर्ष के बालक की श्वसन क्रिया 28 प्रति मिनट। वयस्क में हड्डियों की संख्या 206 होती है, परंतु नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। कुछ हड्डियां बाद में जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है नवजात शिशु की अवस्थाएं या प्रतिवर्त। नवजात शिशु की अवस्थाएं या प्रतिवर्त। सबसे पहले है मोरो अवस्था। तीव्र शोर होने पर बच्चा कमर मोड़ते हुए भुजा आगे फेंकता है, फिर भुजाओं को एक साथ लाता है। रूटिंग अवस्था। रूटिंग अवस्था में गाल को छूने पर मुंह खोलता है तथा सिर घुमाता है। बेम्बिस्की अवस्था। पैर के तलवे को ठोंकने पर उंगलियां ऊपर जाती हैं, फिर आगे मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है पकड़ना। तो पकड़ना, हथेली को उंगली से दबाने पर बच्चा उंगलियों से पकड़ लेता है। फिटल एक्टिविटीज। गर्भस्थ शिशु के हाथ पैरों में स्वतः क्रियाएं गतियां। ब्लिंकिंग, तेज प्रकाश पर आंखें बंद करने। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास 6 से 12 वर्ष। तो एक तरफ है पैरामीटर, दूसरी तरफ है मान या माप। तो बाल्यावस्था के प्रारंभ अंत में शरीर की लंबाई 108 से 136 सेंटीमीटर। बाल्यावस्था के प्रारंभ अंत में वजन 15 से 27-28 किलो। बाल्यावस्था के प्रारंभ अंत में हृदय की धड़कन 16 से 85 प्रति मिनट। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 से अधिक। बाल्यावस्था में दांतों की संख्या 28 और बाल्यावस्था में सिर का वजन 950 से 1150 ग्राम। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है, ये जीवन में सबसे अधिक है। अगली है किशोरावस्था में शारीरिक विकास। एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष जो है, इसमें सबसे पहले है किशोरावस्था में प्रारंभ अंत में लंबाई 138 से 165 सेंटीमीटर। किशोरावस्था में प्रारंभ अंत में वजन 27-28 से 47-48 किलो। किशोरावस्था में हृदय की धड़कन 72 प्रति मिनट। किशोरावस्था में श्वसन क्रिया 14 से 16 प्रति मिनट। किशोरावस्था में सिर का वजन 1350 ग्राम और किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास। इसमें संवेग की उत्पत्ति जन्म के साथ होती है। मानव जीवन में इसका आध्यात्मिक महत्व है। संवेग एक प्रकार की आंतरिक उत्तेजना है जिससे मनुष्य अपना विवेक खो देता है। इसके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। देश प्रेम, बलिदान, दया, प्रेम, संवेग। संवेग का अर्थ होता है समान रूप से उत्तेजना उत्पन्न होना, यानी इमोशन। आंतरिक भाव को गति प्रदान करना। संवेग तत्काल उत्पन्न होते हैं परंतु शांत धीरे धीरे होते हैं। नेक्स्ट है संवेग की परिभाषा। सबसे पहले है वुडवर्ड। संवेग व्यक्ति की गति में आने की स्थिति है। वैलेंटाइन के अनुसार जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। अगला है क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। रॉस संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। जर्सील के अनुसार किसी भी प्रकार से आवेग में आने, भड़क उठने या उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। अब है संवेग की विशेषताएं। सबसे पहले है संवेग तत्काल उत्पन्न होते हैं। दूसरा है संवेग में शारीरिक व मानसिक क्रियाएं एक साथ होती हैं। तीसरा है संवेग अत्यंत उग्र व स्पष्ट होते हैं। अगला है संवेग में विवेकपूर्ण
निर्णय की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट है संवेग में व्यक्तिगत भेद पाया जाता है। अगला है बालकों में संवेगों का स्थानांतरण पाया जाता है। संवेग एक मनोवैज्ञानिक उद्वेग है और इसमें आंतरिक व बाह्य परिवर्तन होते हैं। अब है संवेग के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले है वाटसन के अनुसार 3 मूल संवेग हैं, भय, क्रोध और प्रेम। अगले हैं ब्रजेश के अनुसार 2 वर्ष तक के शिशु में 9 संवेग हैं। जन्म के समय केवल उत्तेजना, 3 माह में उत्तेजना, आनंद व कष्ट, 6 माह में उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा और भय। अगला है 12 माह में उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास। 18 माह में उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, भय, स्नेह, उल्लास, ईर्ष्या। 24 माह में उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, भय, स्नेह, उल्लास और ईर्ष्या। विलियम मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां एवं 14 संवेग बताए हैं। सबसे पहले है भय। इसकी मूल प्रवृत्ति है पलायन। क्रोध की मूल प्रवृत्ति है योत्साह या दमन। ईर्ष्या की निवृत्ति, आश्चर्य की जिज्ञासा प्रवृत्ति, वात्सल्य का पुत्र प्रेम, कामुकता का विषम लिंगी सद्भावना, एकाकीपन का समूह की इच्छा, एकाधिकार का संचय वृत्ति, कृतभाव का रचनात्मक कार्य, विषाद का दुख या हानि। नेक्स्ट है आत्माभिमान का आत्मगौरव, आत्महीनता का दीनता या शरणागत, भूख का भोज अन्वेषण या भोजन की खोज, आमोद की हंसी, प्रसन्नता और खुशी। नेक्स्ट है संवेग संबंधी अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत। सबसे पहले है सिद्धांत 8 मूल संवेग। ये किसने दिए? तो ये प्लूचिक ने दिए और 8 मूल या प्राथमिक संवेग होते हैं। कैनन बोर्ड सिद्धांत कैनन व बोर्ड ने दिए 1927 में संवेगों की शारीरिक व्याख्या। जेम्स लेंजे सिद्धांत जेम्स व लेंजे ने 1884 में संवेग के शरीर क्रियात्मक सिद्धांत। और द्विकारक सिद्धांत स्टैनली स्पेक्टर व जेरोम सिंगर ने संवेगों के 2 अवयव बताए, शारीरिक उद्दीलन और संज्ञानात्मक लेबल। नेक्स्ट है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को स्वीकार कर अमान्य व्यवहारों को त्यागना ही सामाजिक विकास है। अर्थात समाज द्वारा निरूपित नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं का दमन कर समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सामाजिक विकास कहलाती है। परिभाषाएं इसकी हरलॉक के अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम ही सामाजिक विकास कहलाता है। दूसरा है सामान्य अर्थ, समाज के आदर्शों के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट है शैशवावस्था में सामाजिक विकास। तो 0 से 5 वर्ष तक शैशवावस्था। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में सामाजिक गुणों का अभाव पाया जाता है। दूसरा है सामाजिक संबंधों का ज्ञान नहीं होता। तीसरा नैतिक गुणों का अभाव पाया जाता है। चौथा है सामाजिक गुणों की नींव माता द्वारा रखी जाती है। अगला खिलौनों में सर्वाधिक रुचि। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रियों द्वारा वातावरण से ज्ञान ग्रहण। अगला है देखकर सुनकर या अनुकरण के माध्यम से सीखना। अगला है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास जो 6 से 12 वर्ष है। तो इसमें सबसे अधिक सामाजिक विकास इसी अवस्था में होता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक संबंधों का ज्ञान हो जाता है। तीसरा है सामाजिक गुणों का विकास होता है। अगला है बालक माता पिता से दूर व शिक्षक से सर्वाधिक नजदीक रहता है। और नेक्स्ट है समलिंगी सद्भावना, खेलों में रुचि, टोली की भावना सर्वाधिक। अगला है इस अवस्था में विषमलिंगी भावना का अभाव होता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। 13 से 18 वर्ष किशोरावस्था होती है। इसमें सामाजिक कार्यों में सर्वाधिक रुचि। दूसरा पॉइंट है देशभक्ति प्लस ईश्वर व धर्म की भावना का विकास। अगला है वीर पूजा की भावना का विकास, विषमलिंगी सद्भावना का विकास। नेक्स्ट है बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले है शैशवावस्था जो 0 से 5 वर्ष होती है। इसकी मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था शैशवावस्था मानी जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शैशवावस्था को इन्फेंसी कहा जाता है जो इन प्लस फेरी से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने की अयोग्यता का काल। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस अवस्था की ग्रहणशीलता अधिक होती है। शैशवावस्था की आयु 5 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। शैशवावस्था की परिभाषाएं हैं। सबसे पहले है क्रो एंड क्रो के अनुसार
शैशवावस्था औसतन जन्म से 5 वर्ष तक चलती है, जिसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं और बालक रेंगना, चलना, बोलना सीखता है। दूसरा है एडलर एडलर के अनुसार शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड के अनुसार बालक बालिकाओं को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष की आयु में बन जाते हैं। नेक्स्ट है स्टैंग के अनुसार तो जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। अगला है बिजेस के अनुसार 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है जे न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए सर्वाधिक ग्रहणशील होती है। नेक्स्ट है बैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। गैसेल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। नेक्स्ट है रूसो के अनुसार बालक की आंख, हाथ और पैर उसके प्रथम शिक्षक होते हैं। वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है शैशवावस्था के उपनाम। सबसे पहले है ये जीवन का महत्वपूर्ण काल है और दूसरा है सीखने का आदर्श काल है। तीसरा है कि भावी जीवन की आधारशिला है शैशवावस्था। शैशवावस्था संस्कारों के निर्माण का काल है। अतार्किक चिंतन की अवस्था है। खिलौने की आयु यानी पूर्व बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। अगली है शैशवावस्था की विशेषताएं। तो विशेषता में सबसे पहले है नैतिक गुणों का अभाव है। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, सामाजिक गुणों का अभाव। अगला पॉइंट है तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास। नेक्स्ट है सीखने की तीव्र गति। अगला है काम प्रवृत्ति फ्रॉइड के अनुसार। जिज्ञासा प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखना, दूसरों पर निर्भरता, संवेदनाओं या ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना और दोहराने की प्रवृत्ति होती है। अगला है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष होती है। मनोवैज्ञानिक ने इसे निर्माणकारी काल कहा क्योंकि इस अवस्था में आदतों, व्यवहारों तथा इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। ब्लेयर जॉन सिम्पसन ने लिखा कि बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति मौलिक दृष्टिकोणों, मूल्यों, विचारों को एक महत्वपूर्ण आकार मिलता है। सामाजिक विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अवस्था है। परिभाषाएं बाल्यावस्था की दी। सिम्पसन ने कहा कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन क्रम में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं। दूसरा है कॉल एवं ब्रुश के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। रॉस के अनुसार छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता का काल है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की विशेषता। सबसे पहले शारीरिक विकास में स्थिरता, मानसिक क्रियाओं में वृद्धि, जिज्ञासा की तीव्रता। अगला पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक गुणों का विकास, संचय वृत्ति, वैचारिक क्रिया की अधिकता। अगली है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, रुचियों में परिवर्तन, आत्मनिर्भरता की भावना, सामाजिक प्रवृत्ति की प्रवृत्ता। अगला है हीन भावना का शिकार, पक्षपात की भावना का विकास, संवेगों की अस्थिरता और खेलों में रुचि होती है। अगली है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। इसकी परिभाषा है कि किशोरावस्था जीवन का संधिकाल होता है जहां बाल्यावस्था का अंत होता है तथा युवावस्था का प्रारंभ होता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किशोरावस्था अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता। यह अवस्था परिपक्वता की ओर ले जाती है। स्टैनली हॉल ने 1904 ईस्वी में एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी। परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गैसेल द्वारा किया गया था। इसकी परिभाषा है सबसे पहले स्टैनली हॉल ने इस किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहा है। नेक्स्ट है ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है। अगली है जयशील के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है जॉन्स के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में बालक स्वयं के व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण चाहता है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कॉलसैनिक के अनुसार किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ व्यक्ति को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। नेक्स्ट है स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था एक नवीन जन्म है जिसमें बालक नवीन विशेषताएं प्रकट करता है। रॉस के अनुसार किशोरावस्था में किशोर समाज के आदर्शों का पालन पोषण करते हैं। अगली है किशोरावस्था के सिद्धांत। सबसे पहले है
त्वरित विकास का सिद्धांत जो स्टैनली हॉल ने दिया, इसके प्रतिपादक हैं। किशोरावस्था में परिवर्तन तत्काल या अचानक होते हैं। अगला है क्रमिक विकास का सिद्धांत, तो ये थार्नडाइक हैं इसके प्रतिपादक, और परिवर्तन तत्काल न होकर क्रमिक रूप से होते हैं। अब है किशोरावस्था के उपनाम। सबसे पहले है, इसे जीवन का कठिन काल कहा जाता है। संघर्ष, तनाव, तूफान का काल, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, तार्किक चिंतन की व्यवस्था, जीवन का स्वर्ण काल, जीवन की बसंत ऋतु, संक्रमण की दशा, टीनेज और देवदूत अवस्था। अब है किशोरावस्था की विशेषता। सबसे पहले है द्रुत शारीरिक व इसकी विशेषता है कि द्रुत शारीरिक व मानसिक विकास और पलायन की प्रवृत्ति। इसकी विशेषता है भावात्मक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, विरोधी मानसिकता, पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में अंतर, दिवा स्वप्न की अधिकता, आत्मचेतना, आत्मसंप्रत्यय का ज्ञान, भविष्य की चिंता। किशोरावस्था में व्यवसाय चयन की समस्या, समायोजन की समस्या, संवेगात्मक और भावनात्मक समस्या, नशीले पदार्थों का सेवन, अपनों से बिछुड़ने का गम, वित्तीय समस्या, देशभक्ति की भावना, सामाजिक कार्यों में रुचि, वीर पूजा की भावना, प्रतियोगी भावना, नेतृत्व के गुणों का विकास, उत्तराधिकार की भावना और विषम लिंगी सद्भावना। ये सब किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। ये क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है किशोरावस्था तक। आपकी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो आपकी बाल विकास भाग इसका 2, बाल विकास का संवेगात्मक सामाजिक विकास एवं बाल विकास की अवस्थाएं, ये क्लास रहेगी नेक्स्ट क्लास। तो ये क्लास आपकी यूपी सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, तो आप अभी से इसकी तैयारी कीजिए। और ये जो बुक है वो आपकी अच्छी बुक है, इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश से संबंधित और भी क्लासें हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।